नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में 32 लोकसभा क्षेत्रों पर चुनाव हो चुका है। इन 32 लोकसभा क्षेत्रों में से 12 लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जहां से भाजपा ने अपना उम्मीदवार उतारा था। कुल 17 लोकसभा क्षेत्रों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है। उसमें से 5 लोकसभा क्षेत्रों पर अभी 7वें चरण में मतदान होने हैं। तो कुल मिलाकर 17 में 12 लोकसभा क्षेत्रों पर बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव लड़ चुके हैं। वहां मतदान हो चुका है। इस क्षेत्र में क्या स्थिति है, हम एग्जिट पोल तो आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन मतदान के दौरान वहां क्या माहौल रहा, वहां के मतदाताओं का रुझान किस प्रत्याशी के पक्ष में ज्यादा रहा, और पत्रकारों से और वहां के स्थानीय मतदाताओं से बात करके हमें क्या लगा। तो देसी अड्डा ने इन 12 लोकसभा क्षेत्रों में से अपना आकलन लेकर आई है और हमारे साथ हैं हमेशा की तरह अजय जी। अजय कुमार आपके साथ हैं और चुनावी चर्चा में आज हम अजय कुमार जी के साथ ये चर्चा करेंगे। तो ये बताइए अजय जी कि बिहार में तो चुनाव बड़े जबरदस्त तरीके से हो रहे हैं जी। तेजस्वी यादव पूरी तरह से समझिए तो विपक्ष का कमान संभाले हुए हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ अकेले खड़े हुए हैं। और ऐसे में जब 12 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है और जहां पे लड़ाई हो चुकी है, तो वहां की स्थिति क्या है, तो आज इसी बात की चर्चा होगी। बिल्कुल। तो देखिए, हुआ ये है कि चुनाव के पहले ऐसा लग रहा था कि जबरदस्त रूप से बीजेपी लीड करेगी, कोई मुकाबला ही नहीं है, एक तरफा लड़ाई है। आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है राकेश जी की जो अभी 12 सीटों पे चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें 6 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है। ये मेरा आकलन है। और 6 सीटों में कई सीटों पे संघर्ष है और कई सीटों पे लग रहा है ऐसा कि बीजेपी लूज भी कर सकती है। तो हम सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, और आपका भी अपना आकलन और अनुमान है, कि पूर्वी चंपारण जहाँ से राधा मोहन जी और राजेश कुशवाहा चुनावी मैदान में है, तो उसका क्या चुनाव परिणाम हो सकता है? देखिए अजय जी, पूर्वी चंपारण जो है, यहाँ से राधा मोहन सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं। जी। तो आप जानते हैं कि राधा मोहन सिंह लगातार 3 बार सांसद अभी रह चुके हैं, चौथी बार लगातार जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे वे 7वीं बार वो सांसद की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन वहां से इस बार वीआईपी ने राजेश कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा। अब राजेश कुशवाहा चूंकि कुशवाहा समुदाय से आते हैं और कुशवाहा एनडीए के कोर वोटर माने जाते हैं, तो लालू यादव ने इस बार यही बारीकी दिखाई है। जहां जहां उन्हें लगा कि प्रत्याशी को उतारना है मैदान में, उन्हें डेंट करना है, तो उन्होंने एनडीए के कोर वोटर वाले प्रत्याशी को उतार दिया। अब राजेश कुशवाहा जब चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि राजेश कुशवाहा के पक्ष में कुशवाहा मत गोलबंद हो गए और उनके साथ जब आरजेडी का कोर वोटर मुस्लिम यादव जुटा और मल्लाहों की का जो वहां पे जनसंख्या है वो जब एकजुट हो गया, तो फिर जो पूर्वी चंपारण है वहां लड़ाई जम गई। लेकिन देखिए, राधा मोहन सिंह राजनीति के कच्चे खिलाड़ी नहीं है। जैसे ही पूर्वी चंपारण से अखिलेश प्रसाद सिंह या उनके पुत्र वहां से हटे, भूमिहारों का एक बहुत बड़ा समर्थन राधा मोहन सिंह को मिल गया। तो जो कुशवाहा इधर गए वो वापस लौट के भूमिहार के रूप में राधा मोहन सिंह के पास आ गए। इसके अलावा राजपूत मत, ब्राह्मण मत, अति पिछड़ों की गोलबंदी, वैश्य मतों का झुकाव राधा मोहन सिंह के साथ रहा। और राधा मोहन सिंह ने बहुत मेहनत भी किया है, विकास के कार्य भी मोतिहारी में बहुत अच्छे तरीके से कराए हैं। तो इसको लेकर ऐसा लगता है कि राधा मोहन सिंह की जो वहां पकड़ है वो ढीली नहीं पड़ी है, बल्कि राधा मोहन सिंह इस बार भी बच जाएंगे और चुनाव वो निकाल देंगे। तो आपका ये कहना है कि भूमिहार वोटर वहां का फैक्टर है राधा मोहन सिंह के लिए? हाँ, राधा मोहन सिंह के पक्ष में गोलबंदी हो गई, क्योंकि पिछले चुनाव तक वो भूमिहार वोट वहां उनको मिलता नहीं था। आकाश प्रसाद सिंह के पक्ष में वो चला जाता था। केवल जो कोर वोटर होते थे, भाजपा के कैडर वोटर जो हर
पार्टी हर जाति में होते हैं, तो उस कोर वोटर ही मिल पाते थे। लेकिन इस बार ऐसा संकेत है कि अच्छा खासा संख्या में राधा मोहन सिंह के साथ वो जुड़ा है, और जब वो जुड़ा है तो समीकरण तो बदलना तय है। तो पूर्वी चंपारण से राकेश जी का आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत सकती है, ये आकलन है। अब अगला जो सीट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है मुजफ्फरपुर। तो हम बात करेंगे आपसे मुजफ्फरपुर के बारे में कि मुजफ्फरपुर का क्या समीकरण रहेगा। देखिए, मुजफ्फरपुर का समीकरण जो है, यहाँ से बीजेपी ने राजभूषण चौधरी निषाद को चुनावी मैदान में उतारा है। ये वही राजभूषण चौधरी निषाद है जो पिछले बार विपक्षी खेमे से चुनावी मैदान में उतरे थे, और डॉक्टर अजय निषाद बीजेपी के प्रत्याशी थे। उन्होंने भारी अंतर चढ़ाया था 4 लाख मतों से। लेकिन इस बार पूरा समीकरण बदल गया इस रूप में कि डॉक्टर अजय निषाद जो बीजेपी में थे वो कांग्रेस में चले गए, क्योंकि उनका टिकट कट गया, और राजभूषण चौधरी निषाद जो कि मुकेश सहनी के पाठशाला के छात्र माने जाते हैं, वो आ गए बीजेपी में। बीजेपी ने उन्हें टिकट थमा दिया, तो लड़ाई वहां पलट गई। किस रूप में? कैंडिडेट के रूप में, लेकिन मतों के रूप में लड़ाई पलटी नहीं है। राजभूषण चौधरी निषाद के पक्ष में बीजेपी के कार्यकर्ता जुट गए, वैश्य मत जुट गए, भूमिहार मतों की भी एक गोलबंदी उनके पक्ष में हुई, और तब डॉक्टर अजय निषाद को वहां चुनावी मैदान में काफी मेहनत करना पड़ा। अब चूंकि अजय निषाद चुनाव के ठीक पहले तक बीजेपी की भाषा बोल रहे थे, तो उस भाषा में उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी बोली जो विपक्ष के खेमे के मतदाताओं को कहीं ना कहीं से उसके दिल पर सीधा लगता है। तो ऐसे में एक नाराजगी वो भी थी, लेकिन तमाम नाराजगी के बावजूद अपने अपने खेमे के उम्मीदवारों को मतदाताओं ने जिताने का प्रयास किया, और उस लड़ाई में मुजफ्फरपुर से जो संकेत मिल रहे हैं उसमें राजभूषण चौधरी निषाद का पलड़ा भारी दिख रहा है। और तीसरा सीट राकेश जी ने महाराजगंज, जहां से बीजेपी के कदावर नेता सिग्रीवाल खड़े हैं, तो सिग्रीवाल का क्या पोजीशन रहेगा महाराजगंज में? देखिए अजय जी, महाराजगंज को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। महाराजगंज को लेकर ये हो रही है कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल इस बार चुनावी बाजी हार जाएंगे। ये कौन कह रहा है? ये आकाश प्रसाद सिंह के समर्थक कर रहे हैं। लेकिन जो लोग महाराजगंज को जानते हैं, बड़ी नजदीकी से जानते हैं, वो इस बात को समझते हैं कि महाराजगंज में लड़ाई होती कैसी है। यदि आप महाराजगंज के चुनावी इतिहास को देखेंगे तो अब तक के इतिहास में लड़ाई तो कई बार हुई, लेकिन जीत जो है वो भूमिहार कैंडिडेट का बहुत कम बार हुआ। आप मानिए 91 के बाद, 1991 में गिरजा देवी वहां से जीती थी, उसके बाद कोई भूमिहार प्रत्याशी चुनाव नहीं जीता। जबकि 98 में भूमिहार प्रत्याशी, भूमिहार जाति से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर महाचंद्र सिंह उतरे, 99 के चुनाव में उतरे। फिर वो 2004 में भी वो प्रत्याशी थे, हालांकि आरजेडी के प्रत्याशी जितेंद्र स्वामी थे वहां। फिर आप देखेंगे कि 2014 में धूमल सिंह जनता दल यू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जीता कोई नहीं। राजपूत जाति के लोग ही वहां से जीतते रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 9 में जो परिसीमन हुआ और दरौंदा कट गया और गोरिया कोठी जुटा, इससे भूमिहारों का एक पलड़ा भारी हुआ। लेकिन दरौंदा कटा तो तरैया जुट गया, और तरैया में राजपूत जाति के मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। तो ऐसे में जो कटा और जो जुटा, इसमें बहुत ज्यादा समीकरण में अंतर नहीं आया, और यही कारण है कि 9 के बाद भी लगातार वहां से राजपूत उम्मीदवार ही जीतते रहे हैं। 14 में मोदी लहर में सवार होकर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जीते, 19 में जीते। और सबसे खास बात यह है कि भूमिहार वर्ग का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो लगातार वोट देते रहा है राजपूत जाति के उम्मीदवारों को, और यही इसीलिए इस बार कहा जा रहा था कि भूमिहार वर्ग इस बार नहीं देगा, क्योंकि कितनी बार दे, केवल वही कुर्बानी क्यों सहे। यही बात कह के महाराजगंज में इस बार लड़ाई कुल और फूल के बीच हुई, लेकिन लड़ाई अंत जाते जाते लगभग 70% मैक्सिमम मान लीजिए कि भूमिहारों का मत आकाश प्रसाद सिंह के पक्ष में गया। 30% किसी भी गिरी हालत में भी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पास रह गया, और ये संख्या बढ़ सकती है।
क्योंकि आप यदि आम मतदाताओं की बात करेंगे तो वो राष्ट्र निर्माण के लिए वो वोट किया है। तो अति पिछड़ों का वोट भी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को मिला है। नीतीश कुमार का पूरा वोट मिला है। केवल कुशवाहा वोटों में एक डेंट लगा है, क्योंकि बगल के क्षेत्र सिवान में जो कुशवाहा उम्मीदवार विजय लक्ष्मी थी, वहां पे राजपूत जाति के लोग हिना साहब के पक्ष में गोलबंद होते दिखे, और यही देखकर जो बगल का क्षेत्र है वहां के कुशवाहाओं ने कहा कि जब राजपूत वहां कुशवाहा को वोट नहीं दे रहा है तो हम उनके राजपूत कैंडिडेट को क्यों दे, और इसी से लगभग 50% के आसपास कुशवाहा वोट छिटक सकता है। वो क्षेत्र है गोरिया कोठी में कुशवाहा वोट कुछ छिटक सकता है, और जनता बाजार के आसपास का जो इलाका है यहाँ कुछ कुशवाहा वोट छिटक सकता है। सामान्य जगहों पे जहाँ कुशवाहा की आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, छिट्टा फुट्टा है, वहां के कुशवाहा वे भाजपा के साथ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में महाराजगंज की जो लड़ाई है वो भी बड़ी दिलचस्प है, और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल वहां एज पे हैं, क्योंकि राजपूत मतों में गोलबंदी है, ब्राह्मण मत उनके साथ है, अति पिछड़ा की बहुत बड़ी आबादी उनके साथ है, वैश्य मतों का एकजुटता उनके साथ है। तो ऐसे जब आप देखेंगे तो महाराजगंज की लड़ाई जो है वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पक्ष में दिखती है। जी। अब अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है वो है दरभंगा, जहां कभी कीर्ति आजाद जीता करते थे, और उसके बाद पिछले लोकसभा चुनाव में गोपाल जी ठाकुर वहां से भाग आजमाए और पहली बार में ही मोदी लहर में जीत गए। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के ऊपर भरोसा जताया है, तो वहां का क्या समीकरण तो है? देखिए, गोपाल जी जो ठाकुर है जी, ये इस बार चुनावी मैदान में उतरे थे। पिछले बार उनके खिलाफ अब्दुल बारी सिद्दीकी थे। जी, तो लालू प्रसाद यादव ने एक नया प्रयोग किया, मुस्लिम को दरभंगा से हटाया और एक यादव को शिफ्ट किया, ललित यादव, जो कि एक चर्चित नेता है, उनको दरभंगा में लाया गया। और जब ललित यादव आए तो ऐसा कहा गया कि अब वोटों का बंटवारा नहीं होगा, नहीं तो यादव मत जो है वो चले जाते थे बीजेपी के साथ, क्योंकि हिंदुत्व का बात होती थी, राम मंदिर की बात होती थी, बीजेपी राष्ट्रवाद की बात होती थी, और वहां हिंदू मुस्लिम हो जाता था। इसी हिंदू मुस्लिम से बचने के लिए इस बार दरभंगा में प्रत्याशी को बदला और ललित यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया। लेकिन इस बार भी जो है वो दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर की नैया पार लगती हुई दिख रही है। हालांकि गोपाल जी ठाकुर से लोगों में नाराजगी थी, लेकिन मोदी मैजिक जो है वो काम किया, और दरभंगा में अंत समय में वैश्य समुदाय हो, ब्राह्मण समुदाय हो, राजपूत समुदाय हो, अति पिछड़ों की बड़ी आबादी है वहां, वो सब एकजुटता के साथ गोपाल जी ठाकुर के साथ खड़े थे। मुस्लिमों की एक छोटी ही आबादी सही, लेकिन उनमें ये गुस्सा था कि यहाँ ये सीट हमारा है और हमें मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि वो आरजेडी को ही वोट किया। जिस तरह से गुस्सा इधर था उस तरह से गुस्सा उधर था, लेकिन वोट जो मतदान जो है वो अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में ही हुआ है। तो जबरदस्त गोलबंदी के बीच दरभंगा में जो मतदान हुआ है उसमें गोपाल जी ठाकुर इस बार गाड़ी खींचते हुए नजर आते हैं। तो उसी के बगल में और अब देखा जाए तो मधुबनी है, और मधुबनी का भी जो समीकरण है मुझे ऐसा लगता है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो आपका क्या आकलन है? देखिए, मधुबनी के बारे में जो आप कह रहे हैं, मधुबनी में इस बार अली अशरफ फातमी मुसलमानों के बिहार स्तर के नेता हैं, बड़े नाम है, मंत्री भी रहे हैं, वो दरभंगा से चुनाव लड़ते थे जी। उनका जो विधानसभा क्षेत्र है जहां से उनके पुत्र भी विधायक रहे, वे भी पहले विधायक रह चुके हैं, तो वो इलाका जो है वो मधुबनी में चला गया था। अब वो चाहते थे मधुबनी में, पिछले बार भी मधुबनी से वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन ये वीआईपी के कोटे में चले जाने की वजह से ये सीट उन्हें मिली नहीं और वो चुनाव नहीं लड़ पाए। तो फिर उन्होंने जनता दल यू ज्वाइन कर लिया। चुनाव के ठीक पहले जनता दल यू को छोड़कर वो राजद में गए और राजद से उन्होंने टिकट पाई है। तो अब ऐसा कहा जा रहा था कि अली अशरफ फातमी के आने से मधुबनी में चुनाव टफ हो गया है। अशोक यादव से नाराजगी भी थी, कई बार वो विधायक भी रहे हुए हैं और सांसद भी पिछले बार रहे हैं। उनके पिता हुकुमदेव नारायण यादव वो भी कई बार
मधुबनी से सांसद रह चुके हैं, तो लगातार जो है वो जीतते आए हैं। और जब लगातार कोई जीतता है एक क्षेत्र से तो उसके प्रति नाराजगी भी होती है। और इसी को लेकर कहा जा रहा था कि मधुबनी में जो है इस बार जो यादव जो है वो आरजेडी के साथ होंगे, न कि अशोक यादव के साथ। और इससे पहले तक अशोक यादव के साथ यादव मत जुड़ जाते थे, और जब भाजपा के वोट उनके साथ जुड़ते थे तो बड़ी लड़ाई में वो एक तरफा हो जाता था और अशोक यादव एक तरफा जीतते थे। लेकिन इस बार यही कहा जा रहा था कि अली अशरफ फातमी के आने से समीकरण गड़बड़ हो गया है और अशोक यादव चुनावी बाजी हार जाएंगे। लोगों की नाराजगी भी है, लेकिन इन तमाम नाराजगी और तमाम समीकरण के बावजूद अंत समय में सब लोग अशोक यादव को वोट दिए। वे भी दिए जो उनको बोल रहे थे, वे भी दिए जो उनकी 100 शिकायतें गिना रहे थे, वे भी दिए जो ये चाहते थे कि वो नहीं बन पाएंगे। लेकिन अंत समय में जो जब लड़ाई दोनों तरफ से हुई, चुनाव में गर्मी आया, तो मतदाता फिर बट गए और चुनाव वैसा ही हुआ जो जैसे अन्य समय में होता है। लेकिन वोटों की संख्या यहाँ कम हो सकती है, लेकिन बढ़त जो है वो अशोक यादव की ही रहेगी। एक सीट और है राकेश जी, बेगूसराय, जहां भूमिहार के वोट बहुत बड़ा फैक्टर है, और वो सीट भी ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। आपका क्या आकलन है? देखिए, बेगूसराय की सीट भी ठीक वैसी ही है जैसे इस बार बिहार की अन्य सीटों पर है। सांसद से लोगों की नाराजगी, बेगूसराय में भी भूमिहार मतों में गिरिराज सिंह से नाराजगी थी। गिरिराज सिंह के खिलाफ बहुत बातें कही गई, मटिहानी में बातें कही गई, बोगो सिंह उनके खिलाफ थे, कई नेता उनके खिलाफ थे। लेकिन चुनाव जो होता है और जब प्रत्याशी उतर जाते हैं और जब दो प्रत्याशी होते हैं तो उसी में से किसी एक को चुनना होता है, तो मतदाता ये तय करते हैं कि कौन मेरे लिए कम नुकसानदेह है, कौन है जिसके पास हम बोल के भी जा सकते हैं, कौन है जिसको हम वोट देंगे तो वो ठीक जगह जाएगा, ये नहीं सांसद होगा तो ऊपर अच्छा काम होगा। और इसीलिए बेगूसराय में जो एनडीए के वोटर है वो बोल बोल के भी फिर अंत में गिरिराज सिंह के साथ खड़े हो गए, क्योंकि वे मानते हैं कि गिरिराज सिंह हिंदुओं के पोस्टर बॉय हैं, और उस पोस्टर बॉय के पीछे यदि हिंदू समाज नहीं खड़ा होगा तो फिर बिल्कुल लड़ाई जो है वो पीछे पड़ जाएगी। और इसीलिए बेगूसराय के भूमिहार अंत समय में गिरिराज सिंह के साथ जुड़ते हुए दिखे, और इसका नतीजा हुआ कि फिर गिरिराज सिंह लड़ाई में वापस लौट आए। ऐसे शुरुआती दौर में बहुत तरह की बातें कही गई थी। कुछ ऐसे सीटें हैं जहां पे पेच फंसा हुआ है। हाँ, देखिए मैं बताता हूँ आपको, इन 12 लोकसभा क्षेत्रों में से 6 लोकसभा क्षेत्र जिसको मैंने बताया, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, दरभंगा, मधुबनी और बेगूसराय, ये सीटें ऐसे हैं जहां पे बीजेपी की बढ़त है। अब 6 सीटें ऐसी है जहां पे बीजेपी को संघर्ष करना पड़ा है। संघर्ष करने का मतलब ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे बीजेपी हार ही जाएगी, बीजेपी यहाँ से जीत भी सकती है, लेकिन यहाँ लड़ाई जबरदस्त है, सिचुएशन टाइट है, यहाँ सिचुएशन टाइट है। इन 6 लोकसभा क्षेत्रों में से भी हम लोगों ने इसको 3 भागों में बांटा है। एक वो क्षेत्र जहां कठिन संघर्ष है, एक वो क्षेत्र जहां मध्यम दर्जे की लड़ाई है, और एक वो क्षेत्र जहां पे पलड़ा बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। लड़ाई है, हो सकता है कोई भी जीत सके, लेकिन वहां पे भी बीजेपी ये में है। तो इन 6 सीटों में से पहले आप किसके बारे में जानना चाहेंगे? वो आप मुझे तो जो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी है उनके बारे में बताइए, उजियारपुर का क्या हाल रहेगा? देखिए, ये वो सीट है, अब बिहार की 2 सीटें बता दें जहां पे बीजेपी संघर्ष कर रही है, लेकिन यहाँ उम्मीदें खत्म नहीं हुई, यहाँ उम्मीदें हैं। और वो सीट है, एक तो है पश्चिमी चंपारण और एक है उजियारपुर। ये दोनों इसलिए है कि यहाँ बीजेपी के दोनों कद्दावर नेता है, दोनों बिहार में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं भाजपा के, नित्यानंद राय भी और डॉक्टर संजय जायसवाल। और दोनों के खिलाफ मतदाताओं में गुस्सा था,
और दोनों के खिलाफ जो प्रत्याशी उतारा गया वो प्रत्याशी एनडीए के ही वोटर का वोट ले सकते हैं, उसमें डेंट लगा सकते हैं, और इसीलिए लड़ाई जबरदस्त हुई। जैसे उजियारपुर में कुशवाहा आलोक मेहता को उतारा गया। अब कुशवाहा को माना जाता है कि ये एनडीए का वोट है, लेकिन यहाँ पे एक फायदा ये है कि नित्यानंद राय खुद यादव हैं, जो यादव वोट बैंक माना जाता है कि राजद का है। तो इससे पहले चुनाव में होता ये था कि यादव का मत, कुशवाहा का मत मिल जाता था इनको, कुर्मी अति पिछड़े का वोट, उसके बाद भाजपा का कोर वोटर जितने भी हैं वो सब जुट जाते थे, तो नित्यानंद राय बड़ी आसानी से जीत जाते थे। इस बार यहाँ मुकाबला इसलिए है कि आलोक मेहता खुद जमीनी स्तर के नेता माने जाते हैं, उनके पिता तुलसी प्रसाद मेहता भी मंत्री रहे हैं सरकार में और जमीन पे उनकी पकड़ है। अब तो वे नहीं है, लेकिन आलोक मेहता अपने क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं और कुशवाहा समाज में उनकी एक अच्छी खासी पकड़ है, और इसलिए कुशवाहा वोट उनके पक्ष में गोलबंद हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% कुशवाहा हो गया, लेकिन कुछ कुशवाहा उधर भी गए हैं। लेकिन यहाँ ये अच्छी बात ये है कि यदि इधर कुशवाहा गोलबंद हुए तो उधर भी यादव बिल्कुल टूटे हैं, आरजेडी से टूटकर उधर नित्यानंद राय के पक्ष में गए हैं, और तभी वहां लड़ाई जमी है। अति पिछड़ों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है वहां, और वो नित्यानंद राय के साथ जुड़ा है। बीजेपी का कोर वोटर जो है वो सब जुट के लड़ाई को रोमांचक बनाया है। तो यहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि नित्यानंद राय चुनाव हार जाएंगे, बल्कि ये कहा जाएगा कि यहाँ लड़ाई दिलचस्प है, कुछ भी परिणाम हो सकता है। उसके बाद आता है राकेश जी जो सीट है सारण, जिस पर सबकी नजर है, जहाँ पे रोहिणी आचार्य नहीं, अभी एक और सीट की हम लोग बात कर लें जी, वो है पश्चिमी चंपारण। इस कैटेगरी की जो एक सीट है पश्चिमी चंपारण, जहां से खुद डॉक्टर संजय जायसवाल चुनावी मैदान में है, और यहाँ से भी एनडीए के कोर वोटर जो ब्राह्मण माने जाते हैं, उसी जाति से मदन मोहन तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा गया। और जब वे चुनावी मैदान में उतरे तो ऐसा लगा कि ब्राह्मण समाज पूरी तरह से पलट के मदन मोहन तिवारी के पास चला जाएगा, क्योंकि इस बार चुनाव में जातीय आंकड़ों का हल्ला है, कुल और फूल की लड़ाई चल रही है सब जगह। तो क्या कुल को बचाने के लिए ब्राह्मण समुदाय एकजुट होकर मदन मोहन तिवारी के पक्ष में चला जाएगा? अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से मदन मोहन तिवारी चुनावी बाजी जीत जाते, लेकिन अंत समय में ऐसा हुआ नहीं। ब्राह्मणों की एक बहुत बड़ी आबादी वो डॉक्टर संजय जायसवाल के साथ जुड़ी रही, और जब जुड़ी तो लड़ाई बदल गया। वैश्य समुदाय का वहां अच्छा खासा वोट है बेतिया में, तो वो सब वोट बैंक जुटे, अति पिछड़ों के का वोट बैंक जुटा। यहाँ से मनीष कश्यप भी चुनावी लड़ाई लड़ने का ऐलान कर चुके थे, भाजपा ने उन्हें मैनेज किया। अगर मनीष कश्यप चुनाव लड़ते रह जाते तो हो सकता था कि मामला जो है वो पलट जाता, लेकिन वो भी नहीं लड़े, तो फिर डॉक्टर संजय जायसवाल की संभावनाएं यहाँ बची रह गई, और डॉक्टर संजय जायसवाल यहाँ से चुनाव जीत भी सकते हैं, और लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, तो इसलिए कुछ कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन संभावनाएं बनी हुई है। तो दोनों सीट उजियारपुर और पश्चिमी चंपारण, इन दोनों जगह पे बड़े नेता जो है नित्यानंद राय और डॉक्टर संजय जायसवाल की संभावनाएं खत्म नहीं हुई। अब हम सारण पे फिर आते हैं एक बार। सारण में जहाँ पे रोहिणी आचार्य और इधर राजीव प्रताप रूडी दोनों खड़े हैं आमने सामने, और वहां भी मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प है, तो वहां की लड़ाई क्या है? देखिए, अब दो और सीटें हैं। यदि आप सारण की बात करते हैं तो हम अररिया की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि दो सीटें ऐसी हैं जहां पे संघर्ष बीजेपी और आरजेडी के बीच है, और यहाँ पे आरजेडी उस संघर्ष वाले मुकाबले में ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है कि वो वहां से लीड कर रही है। तो इसी कैटेगरी में दो सीट है, एक सारण है और एक अररिया है। सारण से राजीव प्रताप रूडी चुनावी मैदान में है, और रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव की पुत्री हैं वो चुनावी मैदान में है। तो यहाँ से रोहिणी आचार्य के लिए संभावनाएं बढ़ती हुई दिखती है, इसलिए कि लड़ाई बड़ा जबरदस्त हुआ है जी। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो रोहिणी आचार्य के पक्ष में मतदाता थे वो इस बार खुलकर
बूथों पर पहुंचे हैं और Okay. खुलकर मत दिए हैं। जी। लेकिन एक हवा ये भी है कि राजीव प्रताप रूडी को भी कमजोर समझना मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं है, आप कम क्योंकि नहीं आंक सकते हैं कम उनको। नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में ये राजपूत मतदाताओं की गोलबंदी अंत समय में बढ़ी। इसके साथ एनडीए के कोर वोटर जुड़े, अति पिछड़े वर्ग के वोटर में भी राजीव प्रताप रूडी को एक बड़ी संख्या में मिली। जनता दल यू के वोटर जो है वो जुटे, उसके बाद चिराग पासवान के भी एलजेपी के। वोटर जुटे हैं, और ये माना जा रहा है कि वैश्य मत भी सारण की लड़ाई में उनके साथ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बिल्कुल। सारण जो विधानसभा क्षेत्र है, छपरा विधानसभा क्षेत्र, वहां से वैश्य समुदाय के विधायक भी हैं, तो वहां जो है राजीव प्रताप रूडी के लिए संभावनाएं, वैश्य मत जो है वो एक निर्णायक होगा, और वो यदि खुलकर पूरा अपना वोट राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में दे दिया होगा तो फिर सारण में लड़ाई जम सकती है। वैसे मैं इसको उसी कैटेगरी में रखूंगा कि जहां आरजेडी को थोड़ा सा बढ़त दिखाया जाए और भाजपा को थोड़ा सा कम रखा जाए उससे, हालांकि परिणाम कुछ भी हो सकता है। इसी तरह की सीट है अररिया, जहां से प्रदीप सिंह भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं, और आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर शाहनवाज आलम जो है वो तस्लीमुद्दीन के पुत्र, वो चुनावी मैदान में है। तो वहां कहा जा रहा है कि शाहनवाज आलम का पलड़ा इस बार भारी है। प्रदीप सिंह वहां से निवर्तमान सांसद हैं, इस बार जो है वो शाहनवाज आलम का पलड़ा वहां से भारी दिख रहा है, जो समीकरण वहां के बता रहे हैं। तो ये दो सीट सारण और अररिया, जहां पे मैं आरजेडी को थोड़ी सी बढ़त दूंगा। अब यहाँ वोटों का अंदरूनी समीकरण नहीं बदला होगा तो आरजेडी बढ़त बनाएगी, लेकिन यदि अति पिछड़े वोट यूनाइट होकर यदि पड़ गए होंगे तो फिर वहां समीकरण यहाँ भी गड़बड़ हो सकता है। तो ये आने वाले समय पे पता चलेगा। अब रह गए दो सीट और, जिसमें एक नवादा आता है और दूसरा औरंगाबाद, तो इसका भी समीकरण जानना बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ भी जो चैलेंजेज हैं एनडीए के लिए वो काफी टफ है। देखिए, ये दो ऐसे सीट हैं जहां दोनों पार्टियों के लिए 50-50 का मुकाबला मान के चल सकते हैं। 50% ये भी जीत सकते हैं, 50% वो भी जीत सकते हैं। ये इसलिए है क्योंकि औरंगाबाद जो है वो बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। राजपूत जाति के उम्मीदवार ही यहाँ से जीतते रहे हैं, आज तक का इतिहास यही कहता है। कल इतिहास बदल जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उस औरंगाबाद में इस बार लालू प्रसाद यादव ने फिर से जातीय प्रयोग किया और एनडीए के कोर वोटर माने जाने वाले कुशवाहा उम्मीदवार को उतारा, और जब कुशवाहा उम्मीदवार अभय कुशवाहा जो जनता दल यू के पूर्व विधायक थे, उनको अपने पाले में लाकर वहां से कैंडिडेट बनाया। चौंकाने वाला नाम था ये, कोई दूर दूर तक सोच नहीं सकता था कि अभय कुशवाहा औरंगाबाद से सांसद के प्रत्याशी हो सकते हैं आरजेडी के। तो उन्हें लाकर ये प्रयोग किया गया, और जब वो आए तो सुशील कुमार सिंह के लिए कठिनाई भी पैदा किए, क्योंकि सुशील कुमार सिंह लंबे अरसे से औरंगाबाद के सांसद हैं, लगातार जीतते आ रहे हैं। उनको लेकर नाराजगी है लोगों में। ऐसा माना जा रहा था कि उनका टिकट कट जाएगा, उनका टिकट काट दिया जाएगा, लेकिन अंत समय में हुआ नहीं। तो सुशील कुमार सिंह को लेकर लोगों में नाराजगी थी, लेकिन अंत में बीजेपी के जो कोर वोटर हैं वो जाएं तो जाएं कहां, तो उन्होंने सुशील कुमार सिंह के साथ जाना मुनासिब समझा। राजपूत मतदाताओं के पास भी कोई ज्यादा विकल्प नहीं था, तो वो भी गए, कुछ अनमने ढंग से गए और कुछ मन के ढंग से गए। और अभय कुशवाहा की जो पार्टी है, आरजेडी के मुस्लिम वोट, यादव वोट और कुशवाहा वोट इंटैक्ट होके वहां गिरे, और इसीलिए लड़ाई हो गई। नहीं तो औरंगाबाद में लड़ाई होती नहीं है, औरंगाबाद में लड़ाई जीती जाती है और हर बार जीतते भी रहे तो बड़े बड़े वोटों के अंतर से। तो इस बार लेकिन वहां लड़ाई है और 50-50 का मुकाबला माना जाता है। अब आइए जरा नवादा की बात कर लेते हैं। नवादा जहां से
विवेक ठाकुर जो कि सीपी ठाकुर के पुत्र हैं जी और राज्यसभा के सांसद भी हैं, जी उनको चुनावी मैदान में उतारा गया। पिछले बार चंदन सिंह का टिकट जो लोजपा के उम्मीदवार थे, लोजपा के सांसद थे, उनका टिकट काट दिया गया, सूरजभान सिंह के भाई हैं, और इनको बीजेपी से उतारा गया। बीजेपी के पाले में ये सीट चली गई। तो यहाँ लड़ाई दिलचस्प इसलिए हो गई कि यहाँ ऐसा माना जा रहा था कि राज बल्लभ यादव जो आरजेडी के नवादा के बड़े नेता हैं, उनके परिवार को किसी न किसी को टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लालू यादव ने एन मौके पर ये टिकट काट दिया और श्रवण कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतार दिया। इसी सीट से अशोक महतो जो बहुत बड़े डॉन माने जाते हैं उस इलाके के, 17 साल से जेल में थे और छुटकर बाहर आए थे। वे भी चाहते थे, कुर्मी जाति के वो हैं, नीतीश कुमार के स्वजातीय मान लीजिए उसी कैटेगरी के, तो वो चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन लालू यादव ने नवादा में एक गेम किया। अशोक महतो को नवादा के बदले उनको मुंगेर में शिफ्ट किया, उनकी पत्नी को मुंगेर से टिकट दिया और अशोक महतो को ये जवाबदेही दी कि जो अपना वोट है, जो उनका अपना वोट है, उसको श्रवण कुशवाहा के पक्ष में यूनाइट करे और उसे गिरवाए। ये जवाबदेही उन्हें दी गई। और जब अशोक महतो इसमें लगे तो कुर्मी मतों का एक बड़ा वर्ग जो है इधर कुछ ट्रांसफर हुआ और यही लड़ाई का वहां कारण है, क्योंकि कुशवाहा मत पड़े। अशोक महतो के चलते कुछ मत जो एनडीए के कोर वोटर थे, जो हर साल उन्हीं को मिलते थे, वो वोट थोड़े से ट्रांसफर होके चले आए इधर। लेकिन यहाँ राहत की बात यह है कि आरजेडी के बागी उम्मीदवार के तौर पर राज बल्लभ यादव के भाई विनोद यादव चुनावी मैदान में उतरे और ऐसा कहा जाता है कि यादव मतों को उन्होंने कुछ काटा हो, अपने खेमे में अपने खेमे में लाया। राजद के 2 विधायक, एक उनकी भाभी ही विभा देवी नवादा से विधायक हैं और रजौली के विधायक प्रकाश वीर, ये दोनों विधायक उनके पक्ष में थे और ऐसा माना जा रहा था कि अंत में वोट जो है वो उनके पक्ष में गोलबंद हो जाएगा और यादवों का मत विनोद यादव के पास चला जाएगा। लेकिन बाद में ये भी खबर आई कि नहीं, जितना उम्मीद था उतना वोट जो है यादवों का कटा नहीं, वो आरजेडी को गया है। इधर से गुंजन सिंह भी खड़े थे तो वो भूमिहार मतों को काट रहे थे। हालांकि नवादा में बाहरी भूमिहार जीतते रहे हैं हर बार, इतिहास वही रहा है। तो जो मामला है कुल मिलाकर, विनोद यादव कितना यादवों का वोट काटेंगे इसी पर जीत टिका हुआ है विवेक ठाकुर का। गुंजन सिंह कितना कम वोट लेंगे इसी पर टिका हुआ है विवेक ठाकुर का चुनावी विजय पताका, क्योंकि वहां पे कुशवाहा वोट जो एनडीए का है उसमें डेंट लगा, कुर्मी वोट जो उसका है उसमें डेंट लगा, यानी कि लौकुश जो है वो नवादा में छिटक के आरजेडी के खेमे में चला गया। अब लौकुश के हट जाने के बाद क्या नवादा जीत सकता है बीजेपी, ये 4 जून को पता चलेगा कि नवादा में क्या होगा। 50-50 चांस मानकर चलिए कि दोनों के लिए है। तो ये पूरा समीकरण है 12 सीटों का, जहां बीजेपी के उम्मीदवार चुनावी बाजी में चुनाव लड़ चुके हैं। यहाँ मतदान हो गया है। 6 सीटों पर भाजपा को बढ़त है और 6 सीटों पर कड़े संघर्ष है। तो अब देखिए रिजल्ट क्या होता है। तो अभी आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए समर्थित उन 12 सीटों का आकलन, जिस पे राकेश जी पूरा विस्तृत जानकारी आपको दे रहे थे। आप एक बार फिर से इंतजार कीजिए, ये आकलन था, चुनावी परिणाम ही नतीजे में आएंगे और फिर आप उसको जान पाएंगे। तो आप इंतजार कीजिए और हम लोग का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।